वेजरिंग एग्रीमेंट्स। ठीक है, वेजर से बना है वेजरिंग, सट्टा या सट्टे जैसे कोई एग्रीमेंट करना जो किसी ऐसी इवेंट पे डिपेंड है जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, आपके फेवर में भी हो सकती है, किसी सामने वाले के फेवर में भी हो सकती है। तो ऐसे एग्रीमेंट अगर आप कर रहे हैं तो हम उसको मना कर रहे हैं, गलत है। ऐसे एग्रीमेंट करने पे वो एनफोर्सेबल नहीं है। जैसे आपने सुना भी होगा कि क्रिकेट मैच में सट्टा लगता है तो फिर लोग घर में छापे पड़ जाते हैं, है ना। आपने सुना होगा दाऊद इब्राहिम जो है बड़े फेमस सट्टा लगाते हैं, वो है ना। आईपीएल में सट्टा लगता है, लोग सट्टा लगाते हैं, पता सबको है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आप और मेरा सट्टा लग जाए आईपीएल में और आप मुझे पैसे ना दे और मैं कोर्ट के पास चला जाऊं कि मेरे पैसे नहीं दे रहा, मेरे दिलवाइए? वॉइड एग्रीमेंट, ऐसा की कोई सुनवाई नहीं है। तो अब हम वो बात कर रहे हैं कि ऐसे एग्रीमेंट जो कानून की नजरों में क्या है, वेजर हैं, जो सट्टा के नेचर जैसे हैं। ठीक है ना। अब देखिए कैसे पता चलेगा एक एग्रीमेंट वेजरिंग नेचर का है, तो पहले पढ़ते हैं उसके इसेंशियल्स, यानी उस एग्रीमेंट में कैसी चीजें अगर हो तो हम मानेंगे उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या बन रहा है, वेजर नेचर का है। प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस कह रहा है कि मैं दूंगा अगर ऐसा हुआ। आईपीएल में क्या करते हो आप, प्रॉमिस करते हो ना, अभी मैच चल रहा है ना, अगर इंडिया जीती या बॉम्बे जीती या हैदराबाद जीती या ऑस्ट्रेलिया जीती, प्रॉमिस टू पे। और किस पे प्रॉमिस, इवेंट पे। इवेंट क्या है, फ्यूचर, आपके फेवर में भी और आपके फेवर में नहीं। कंडीशन ऑन द इवेंट है, कंडीशन ही तो है अगर अनसर्टेन इवेंट है। क्या आपको पता है कौन जीतेगा? तभी आपने सुना होगा कि खिलाड़ी भी फंस जाते हैं कभी कभी, जैसे हमारे अजरुद्दीन साहब फंस गए थे क्रिकेट में, अजय जडेजा फंस गए थे, पाकिस्तान के क्रिकेटर फंस गए थे, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर फंस गए। वो क्या था, यानी उन लोगों ने सट्टे बालों की बात मान ली थी कि तुझे आउट हो जाना है। समझ रहे हो? तो ऐसा तो बहुत रेयर होता है, आजकल तो मैंने नहीं देखा पिछले 8-10 सालों में, लेकिन एक टाइम था जब क्रिकेट में क्या होता था, सट्टे बाजारी में सट्टा क्रिकेटर जो होते थे बिक जाते थे, बैन लगता था। ठीक है ना। तो अनसर्टेन इवेंट है, विन और लॉस का खेल है, या तो जीत है आपकी या हार है, इससे ज्यादा और वेजर में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं। एक सट्टे वाले को क्या मतलब कौन जीते, उसे देश से क्या मतलब। देश, मेरे कहने का मतलब, हो सकता है जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो तो ऑस्ट्रेलिया पे लगा दे वो सट्टा, क्या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? यानी उसे ट्रांजैक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे सिर्फ किससे मतलब है, जीत हार से, पैसे से मतलब। क्लियर है यहां तक? अगर ऐसे इसेंशियल एलिमेंट्स हैं तो हम मान लेंगे आपका एग्रीमेंट वेजरिंग नेचर का है। और एग्रीमेंट क्या होता है वेजरिंग का, बताओ? वॉइड, नॉट एनफोर्सेबल। क्लियर है? अब आ जाओ आप एग्जाम्पल। लॉटरी एक एग्जाम्पल है। क्रॉसवर्ड पजल आपने देखा होगा, लोग क्रॉसवर्ड पजल खेलते हैं, वो राउंड क्लॉक होती है, उसमें फिर सट्टा लगता है ना। क्रॉसवर्ड फिल्मों में ज्यादा दिखाते हैं। स्पेकुलेशन, सट्टा लगाने से, मैंने मैच का एग्जांपल बताया, और हॉर्स रेस पे, घुड़सवारी पे सट्टा लगता है। कोई भी गेम पे सट्टा लगता है। घुड़सवारी पे क्या है, घुड़सवारी तो एक गेम है, ऐसे क्रिकेट पे मान लीजिए, हॉकी पे मान लीजिए, या कहीं भी कोई इवेंट हो रही है, सट्टा लग रहा है। पाकिस्तान इंडिया का वॉर चल रहा है, उसमें सट्टा लग रहा है। समझिए, चाइना पे क्या होगा इवेंट पे सट्टा लग रहा है। तो ये सब चीजों के एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है। लेकिन अब इस तरफ जरा आ जाओ, नॉट वेजर, इनको वेजर नहीं माना गया है, इसी में से निकल के आए हैं, इसी में से निकल के आए हैं। वी कैन से एक्सेप्शन। चिट फंड का बिजनेस सुना है आपने? लॉटरी चिट फंड का क्या काम होता है, 10-15 लोग मेंबर बन जाते हैं, ठीक है ना, पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर एक टाइम पीरियड बाद एक लॉटरी निकलती है और उसका नाम लिखा होता है, सारे पैसे उसको मिल जाते हैं। चिट फंड का बिजनेस गवर्नमेंट के थ्रू ऑथराइज, चिट फंड तो कंपनी भी है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, सुब्रत रॉय सोहारा, सारा कंपनी चला रहे हैं। हालांकि उन पे केस चल रहा है सेबी का, लेकिन उन्होंने उन पे जो केस चल रहा है चिट फंड का नहीं है, उन पे ये है कि इन्वेस्टर के पैसे वापस ना करने का। लेकिन उनका बिजनेस क्या था, चिट फंड कंपनी चलाते थे, वो स्मॉल पैसा लेते थे और फिर लॉटरी निकालते थे। तो चिट फंड को हम वेजर नहीं मान रहे। नेक्स्ट, शेयर मार्केट। देखो, सट्टा आईपीएल में क्या है, वॉइड, लेकिन शेयर मार्केट में तो दलाल बैठे हुए हैं, वहां तो सट्टा ही लग रहा है शेयर के बढ़ने का घटने का, वो क्या है, वैलिड है, क्योंकि वो सारा ऑथराइज है सेबी के थ्रू। वहां आपको ब्रोकर मिलेगा, वहां आपको पैन कार्ड के थ्रू एंट्री मिलेगी, वहां आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, मतलब यू आर अंडर अ सुपरविजन ऑफ सम ऑथराइज्ड बॉडी, दैट इज व्हाई इट इज अ वैलिड इवेंट, राइट। अच्छा, गेम ऑफ स्किल, आपके अंदर कोई स्किल है और उस पे आप क्या कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो वेजर थोड़ी है। मतलब डांस इंडिया डांस का प्रोग्राम है, वो वेजर थोड़ी है।
वो तो आप परफॉर्म कर रहे हो, अच्छा हुआ तो जीत भी सकते हो, आप नहीं परफॉर्म करोगे तो हार भी सकते हो। गेम ऑफ स्किल इज नॉट अ वेजर। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बहुत जल्दी हम पढ़ेंगे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेजर के बाद जैसे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी तो कैसा है, एक इवेंट पे है। कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो इसमें से मिल रही है, लेकिन इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को वेजरिंग नेचर का नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि हालांकि वो भी एक फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन इसको वेजर नहीं माना गया। ये सुरक्षा का वादा है, इसको वैलिड माना गया, तभी तो लोग इंश्योरेंस कराते हैं, वरना तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कोई होगा ही नहीं। और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है। तब इसके बाद हम शुरू करेंगे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये हमारा पूरा वेजरिंग का डिस्कशन हो गया। क्लियर? बोलो। अब आप देखिए नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग के जस्ट बाद हमारे पास क्या आ गया, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लेके चलेंगे, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट जितने भी दुनिया में होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, कॉन्टीजेंट, लेकिन को वैलिडिटी के बेस पे क्या माना गया है, दीज आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जबकि ये भी वेजर जैसे हैं, देखो फ्यूचर इवेंट पे होंगे, एक पार्टी कुछ करने का वादा कर रही है, दूसरी पार्टी कुछ ना करने का, फ्यूचर में इवेंट है, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, लेकिन इसे क्या माना गया है, वैलिड। देखिए अब इसको वैसे पढ़ाने की वैसे डिटेल्स जरूरत तो नहीं है, इंश्योरेंस के दिमाग में घुसते आपको समझ में आ गया क्यों इसको वैलिड किया गया, क्योंकि लोगों को इसकी जरूरत है, लोगों को अपना फ्यूचर सिक्योर चाहिए। हालांकि देखो फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड इवन लाइफ इज आल्सो अनसर्टेन, बट उस अनसर्टेनिटी को अगर मैं थोड़ा सा मॉनेटरी वे में आपको सुरक्षित कर दूं तो दिस इज वैलिड, राइट। तो यही इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट है। और इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट मतलब हर टाइप के इंश्योरेंस, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, ठीक है ना। मोटर गाड़ी का भी लोग कराते हैं, लाइफ का भी कराते हैं, राइट। चलिए, तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आप अपनी बुक से जब पढ़ेंगे तो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो किसी फ्यूचर इवेंट के होने या ना होने के ऊपर किए जाते हैं, जिसमें एक पार्टी परफॉर्म करेगी इवेंट के होने पे या इवेंट के ना होने पे। जैसे मान लीजिए मैं एक पर्सन हूं, मैंने LIC से इंश्योरेंस कराया है, और इंश्योरेंस बहुत टाइप का होता है। देखिए टर्म इंश्योरेंस होता है, इवेंट बेस पे होता है, मैच्योरिटी बेस पे होता है, वो फिर इंश्योरेंस का डिटेल डिस्कशन है। इतना आप मान के चलिए कि इंश्योरेंस दें कि हम अपनी सुरक्षा का एक अमाउंट सुरक्षित कर लेते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है एक केस की मुझे 15 साल तक मैं प्रीमियम भरूंगा, 15 साल के बाद मुझे इतना समय शॉर्ट मुझे मिल जाए, चाहे इवेंट हो या ना हो। या फिर आप ऐसा इंश्योरेंस कराते हैं कि भाई मैं प्रीमियम भरूंगा और मुझे अगर कुछ दुर्घटना हो जाए या मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार वालों को इतना अमाउंट आप दें, राइट। अब रूल्स बोल दो, एसेंशियल बोल दो, ये ऐसे देखे जाते हैं। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में ये बातें होती है। देखिए वन बाय वन इसमें क्या होता है, टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन इवेंट हैपन। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, कुछ मैं करूंगा आपके लिए या नहीं करूंगा, जैसा आप बोलो, कुछ करूंगा या नहीं करूंगा। अगर वो अनसर्टेन इवेंट हो गई, आग लग गई तो 1 लाख रुपए दूंगा, आग लग गई तो 1 लाख दूंगा, नहीं लगी तो नहीं दूंगा। यानी आपका प्रीमियम जो दिया था आपने लैप्स, वो वापस थोड़ा ना मिलेंगे। अगली बात जरा देखो, टू और नॉट टू डू एनीथिंग if an uncertain future event not happen। वहां पे करने पे था, इवेंट के होने पे बात हुई थी, और यहां पे इवेंट के ना होने पे बात हुई है। अदर भी हो सकता है, लेकिन पहले वाले में मैंने ये लिखा हुआ है इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। बस एक बात बताओ, किसी इवेंट के होने पे आप किसी से पार्टी से कांटेक्ट कर रहे हो और वो इवेंट आपको पता है इम्पॉसिबल है, मतलब होगी ही नहीं। जैसे मान लो मैं बताऊं कि मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, या मैं आपको बोल रहा हूं कि मंगल ग्रह में आपको एक प्लॉट दिलवा रहा हूं, ये इवेंट पॉसिबल है ही नहीं, तो ये कॉन्टीजेंट है ही नहीं, वैलिड है ही नहीं, राइट। अच्छा, तीसरा कहता है इफ कॉन्टीजेंट है अपॉन हाउ अ पर्सन विल एक्ट एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। देखिए कभी कभी क्या होता है, टाइम ना स्पेसिफाइड नहीं होता बिटवीन द पार्टीज, तो लॉ कहता है कि रीजनेबल टाइम होना चाहिए, रीजनेबल टाइम होना चाहिए, इवेंट हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई इवेंट ऐसी है जिसका हम टाइम फिक्स नहीं कर सकते, जैसे डेथ, किसी पर्सन की डेथ कब हो जाए हमें पता थोड़ी है,
देखिए बुजुर्ग की बात हम नहीं करते, लेकिन आजकल मेट्रो सिटी में आप रहते हैं, बीमारियों के परिवार में रहते हैं आप, तो यहाँ लाइफ क्या है, वेरी रिस्की है। तो यहाँ पे अनस्पेसिफाइड, यहाँ पे टाइम स्पेसिफाई हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ ऐसी टर्म्स डालनी पड़ेंगी जिससे चीज क्या हो जाए, स्पेसिफाइड हो जाए, राइट। जैसे मोटर व्हीकल में क्या होता है, मोटर व्हीकल में खरोंच आने पे भी आप क्लेम मांग सकते हो, लाइट टूटने पे भी क्लेम मांग सकते हो, चोरी होने पे भी क्लेम मांग सकते हो। इवेंट अनस्पेसिफाइड है, लेकिन आपने टर्म्स कैसी बना ली, स्पेसिफाइड कर ली हल्की हल्की। नेक्स्ट देखिए, टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस विद इन अ फिक्स टाइम, तब तो बात ही खत्म हो गई। अगर मैंने एक टाइम जोन रखा है, उस टाइम जोन में इवेंट हुआ तो पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। टर्म इंश्योरेंस 15 साल का बीमा कंपनी रिस्क कवर कर रही है, टाइम खत्म, आपको कुछ भी नहीं हुआ, सुरक्षित हो आप प्रीमियम भूल जाओ, टाइम फिक्स है वहां पे। नेक्स्ट, इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, तो भैया ये तो हमेशा वॉइड, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। ऐसी इवेंट पे आप कॉन्टेक्ट ना कीजिए जो इम्पॉसिबल हो। मैं ये नहीं कह रहा हो या हो ही ना, आपको पता है होगा ही नहीं और आपने उससे एग्रीमेंट कर लिया एक पार्टी को, तो फिर मिस्टेक में चली गई ना बात, फिर तो ऑलरेडी वो तो वॉइड है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टीजेंट। अब एग्जाम में छोटा सा डिफरेंस आता है, वो आप सेल्फ पढ़ सकते हो, कॉन्टीजेंट और वेजर में डिफरेंस बहुत आसान है। वेजर जो है वॉइड एग्रीमेंट्स है, कॉन्टीजेंट वैलिड एग्रीमेंट्स है। वेजर एग्रीमेंट है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इसमें से एसेंशियल एलिमेंट सारे हैं कॉन्ट्रैक्ट के। वेजर है इसका मतलब एग्रीमेंट है, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं। कानून की नजरों में वेजर की वैल्यू नहीं है, कॉन्टीजेंट एक वैल्यूड कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टी सू किसमें कर सकती है? कॉन्टीजेंट में। वेजर में आप सू पार्टी नहीं कर सकती, क्लेम नहीं मांग सकती, राइट। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टीजेंट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सारी बातें हो गई, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, एग्रीमेंट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशन हो गया, ठीक है ना। कब कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वॉइड होगा, एग्रीमेंट कौन से करने कौन से नहीं करने। अब हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अब हम ये मान के चलते हैं कि परफॉर्मेंस कौन करेगा, हु, हाउ, कैसे परफॉर्म करेगा और कब करेगा। आपको क्या लगता है ये बातें रैंडम डिसाइड होंगी या एग्रीमेंट में लिखा होगा? एग्रीमेंट में लिखा होगा, ये तो डॉक्यूमेंट में लिखा होगा ना। डॉक्टर को फीस दोगे तभी तो वो डिस्चार्ज करेगा पेशेंट को। कहते हैं ना बिलिंग काउंटर है, पहले बिलिंग कराओ। तो ये प्रोसेस है या उसकी मनमर्जी है? दिस इज द प्रोसेस, दिस इज ऑलरेडी रिटन। तो जब भी हम किसी पार्टी से या जब भी हम कॉन्टेक्ट करते हैं तो ये कंडीशंस पहले ही डिसाइडेड हो जाती है। लेकिन फिर लॉ की जरूरत क्यों पड़ेगी बताओ? जब हर चीज तुम्हें डिसाइड कर लोगे तो फिर लॉ की जरूरत क्यों पड़ेगी? जब पार्टीज के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड नहीं होती तो फिर लॉ बोलता है कि ऐसे होना चाहिए, तो वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वैसे तो जो आपके डॉक्यूमेंट में है वो ठीक है, बस डॉक्यूमेंट में क्या है, अनलॉफुल चीजें मत लिख लेना, और जो हमने मना करी वो मत लिख लेना। और नहीं तो लॉ आपके सामने है, देखिए अब आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले कौन परफॉर्म करेगा बताओ? इसका तो सिंपल सा आंसर है, बोलो, प्रोमिसर विल परफॉर्म। प्रोमिसर, एक बार बताओ, आई एम अ टीचर, आई हैव अंडरटूक अ लायबिलिटी टू फिनिश योर कोर्स एट अ स्पेसिफाइड टाइम, तो माय रिस्पांसिबिलिटी इज टू फिनिश योर सिलेबस टाइमली। आई एम अ प्रोमिसर फॉर यू, so who will perform my contract, who will perform my liability? Myself. And you are also liable to pay to some consideration to me. ये हमने पढ़ा था कंसिडरेशन के टॉपिक में। मैंने आपको पढ़ाया था कंसिडरेशन दे कोई सकता है, लेकिन देना क्या है डिसाइड कौन करेगा? प्रॉमिसी। याद करो, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कंसिडरेशन मैंने बताया था कि अगर परफॉर्म करने की बात है तो परफॉर्म प्रॉमिसर ही करेगा। लेकिन देखो ध्यान से, मेरी बात को समझो, कहीं जगह आप डिटेल से पढ़ोगे कि प्रॉमिसर की जगह कोई और भी कर सकता है, काम चलेगा। एग्जांपल, मेरी शादी में मैंने कैमरामैन से बुकिंग करा ली कि भैया स्टूडियो आपको बुकिंग मतलब हमारी शूटिंग करनी। अब क्या आप वहां पे कैमरा में कंपनी से कैमरामैन तो कोई भी आ जाए ना, आपका काम होना चाहिए। तो यानी प्रॉमिसर जो है खुद कर ले या किसी और से करवा ले, आपका काम चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। लेकिन अब सुनो, यहीं पे ध्यान से दिमाग लगाओ, कभी कभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसकी कोई अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस नहीं होती,
जैसे मान लीजिए टीवी शोज हैं या मूवी है। अब मूवी में करण जौहर कोई मूवी साइन करवा रहे हैं, ही इज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, और वो चाहते हैं शाहरुख खान परफॉर्म करे मेरी मूवी में। तो क्या शाहरुख खान 3 शूटिंग करने के बाद बोल सकते हैं आप बाकी काम सलमान से करवा लो या किसी और से? नहीं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगता है वो कॉन्ट्रैक्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स। तो नॉर्मली बताओ परफॉर्मेंस कौन देगा? प्रॉमिसर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, जॉइंट प्रॉमिसर कभी कभी हो जाता है। जॉइंट प्रॉमिसर जैसे वी आर अ टीम, वी विल टीच यू सीए फाउंडेशन लॉ, सीए फाउंडेशन कोर्स, आई एम वन ऑफ देम, आई विल टीच यू लॉ, somebody will teach you accounts, somebody will teach you mathematics। तो वी आर जॉइंट प्रॉमिसर। अब यहां पे जॉइंट प्रॉमिसर में आपको क्या पढ़ना है कि अगर प्रॉमिसर ने डिसाइड नहीं किया कि कौन परफॉर्म करेगा क्या, तो सबकी लायबिलिटी है। आप किसी परफॉर्म करवा सकते हो, आपको थोड़ा ना कोई गलती करी है, लेकिन अगर लायबिलिटी बांट दी गई है तो लोग जॉइंट प्रॉमिस के केस में अपना अपना लायबिलिटी क्लियर करेंगे। लॉ ये बोलता है, लेकिन मैंने क्या बताया, अगर एग्रीमेंट में जैसा आपने लिखवा लिया, ठीक है, जैसे XYZ सर ये पढ़ाएंगे, ABC सर ये पढ़ाएंगे, दिस इज द रिटन डॉक्यूमेंट। क्लियर? अब आ जाओ टाइम एंड परफॉर्मेंस, टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस का मतलब क्या हुआ? कब परफॉर्म करना है जी और कहां परफॉर्म करना है, ये तो इसेंशियल एलिमेंट हो गया ना। ये तो आप बताओ ना, ये तो डॉक्यूमेंट में आप डालो ना। ये तो आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी भाई। आप मुझसे पढ़ने आए हो और 2 बार एग्जाम होता है सीए फाउंडेशन का, मई में और नवंबर में। तो अगर आप मेरे पास आए हो मई 2021 के लिए, तो हमारा टाइम एक स्पेसिफाई होगा ना, सर इतने टाइम तक सिलेबस खत्म करा दो, हमें इतना टाइम रिवीजन के लिए चाहिए। तो अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो लॉ क्या बोलता है? रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम में लॉ ये बोलता है कि उसका भी बेनिफिट हो जाए, तुम्हारा ही बेनिफिट हो जाए, उसका भी नुकसान ना हो, तुम्हारा भी नुकसान ना हो, तब तक परफॉर्म कर दो। और यही प्लेस बोलता है। प्लेस डिफाइंड है तो उसी प्लेस में, प्लेस डिफाइंड नहीं है तो रीजनेबल प्लेस में परफॉर्मेंस कर दीजिए। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। इस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस? रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस आर प्रॉमिसेस वेयर वन पार्टी डिपेंड ऑन अनदर। मैं कहता हूं मुझे फीस दो, आई विल स्टार्ट योर क्लास, और आप क्या कह रहे हो, सर क्लास तो स्टार्ट करो, फीस तो हम देंगे ना। These are some kind of, there are so many kind of promises which are reciprocal promises। ठीक है ना? तो यहां पे भी क्या डिसाइड होगा? पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि फीस एडवांस है या कुछ क्लास बाद या पूरी क्लास बाद। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? तो लॉ हमेशा वहां आता है जब चीजें स्पेसिफाइड नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। देखिए ध्यान से, अब वैसे तो ये परफॉर्मेंस के टॉपिक से हट के है, बट इतना लिखा हुआ है लॉ में। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप मुझसे कोई सामान परचेज करते हो, आई एम अ सप्लायर, मैं एक नॉर्मल सप्लायर हूं और बहुत सारे वेंडर्स को अपना माल सप्लाई करता हूं, जिसमें मुझसे डिफरेंट डेट्स पे आपने क्या की है, मुझसे परचेजेस की हुई है। मान लीजिए 1 फरवरी को, 2 फरवरी को किया आपने, 5 अप्रैल को किया आपने, 10 जुलाई को किया आपने, डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट अमाउंट्स के क्या किए आपने, परचेसेस मुझसे किए हुए, और पेमेंट अब आप देना शुरू कर रहे हो। तो यहां पे प्रॉब्लम मुझे ये आ गई कि मैं पेमेंट कौन सी किससे एडजस्ट करूं। जैसे मान लीजिए पहली ट्रांजेक्शन आपने मुझसे की 10 लाख रुपए की, फिर दूसरी ट्रांजेक्शन करी आपने 5 लाख रुपए की, फिर तीसरी ट्रांजेक्शन लेकर 3 लाख रुपए की, और आप इतने ट्रांजेक्शन के बाद मुझे आप 10 लाख रुपए दे रहे हैं। ठीक है ना? तो मुझे प्रॉब्लम यह है कि 10 लाख में इसको पूरा खत्म कर दूं या टोटल में से खत्म करूं या इसमें से खत्म करूं। समझ रहे हो मेरी प्रॉब्लम को आप? मतलब जो आप मुझे अमाउंट दे रहे हो किसमें से एडजस्ट करूं, प्रॉब्लम ये आ रही है ना, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो ये भी क्या होना चाहिए वैसे, लॉ क्या कहता है, ये तो आप डिसाइड करो ना। आप में से 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल लमसम फीस मैंने आपको बता दी है, पर सब्जेक्ट बता दी। अब आप मुझे एक अमाउंट दे रहे हो, टोटल नहीं दे रहे हो, तो मैं किस सब्जेक्ट की फीस मानूं? ये तो हमारी की बात है। नहीं है तो लॉ कहता है या तो फीफो लगा दो या लीफो लगा दो, या ग्रॉस से एडजस्ट कर लो। ग्रॉस का मतलब टोटल डिवाइड बाय 10, बैलेंस इतना बचा, जैसे नॉर्मली हम बैलेंस शीट में करते हैं, डेटर्स का बैलेंस इतना है, इतना माइनस इतना बचा। ठीक है ना? तो दिस इज अ केस ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एंड लास्ट 2 टॉपिक इज कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। इसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल से। देयर आर 5 to 6 केसेस जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या हो जाता है वो हम डिटेल से देखेंगे। मतलब कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जहां पे हम ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करते लोग। क्लियर यहां तक? लास्ट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
इसका हम सेपरेट लेक्चर कवर करेंगे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पूरा एक सेपरेट लेक्चर। डिस्चार्ज मतलब ऑब्लिगेशन हैज कम टू एन एंड। अब बताओ, हॉस्पिटल की टर्म्स में बोले डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? पेशेंट एडमिट हुआ था, ट्रीटमेंट चला, पेशेंट ठीक हो गया, और तो डॉक्टर क्या बोलता है? पेशेंट को डिस्चार्ज करा ले जाइए। डिस्चार्ज का मतलब डॉक्टर हैज परफॉर्म हिज ड्यूटी एंड यू हैव पेड योर पेमेंट, तब आप पेशेंट क्या करा सकते हो? डिस्चार्ज करा सकते हो, राइट। ऑल दीज थिंग्स टू बी डिस्कस इन द टॉपिक ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। चलो